गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो एकदम। तो स्टूडेंट्स, अपन आज का जो टॉपिक होगा ना अपना, वो होगा स्पेक्ट्रम। तो अपन आज जानेंगे कि ये स्पेक्ट्रम होता क्या है और अपने सामने ये स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है हमें कोई, कि अपने स्पेक्ट्रम का कैसे पता चलेगा। तो ये जानने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, क्या? स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो स्पेक्ट्रम के लिए देखो क्या होता है कि जब किसी श्वेत प्रकाश को, क्या, कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने वो घटक के रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या? घटक रंगों में विभक्त हो जाता है। तो जो घटक रंग में विभेदित होता है वो, या विभक्त होता है वो, जो ये पट्टिकाएं हमें प्राप्त होती है रंगों की, उनको ही सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो क्या बोला मैंने कि ये कोई श्वेत प्रकाश है, ठीक है? क्या है? श्वेत प्रकाश। इस श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है। ये क्या है? कोई प्रिज्म है। इस प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो ये अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाता है। अब घटक रंग कौन कौन से होते हैं तो आपने सुना होगा, उसको याद रखने का तरीका विबग्योर। तो विबग्योर मतलब वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? तो ये क्या होता है कि अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाता है इस प्रकार से। तो देखो ये VIBGYOR, विबग्योर। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो हमें घटकों का जो ये पट्टिकाएं प्राप्त हुई है घटक रंगों की, इन्हीं को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो आया समझ स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो अब अपन बात करते हैं कि ये स्पेक्ट्रम होते कितने प्रकार के हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो देखो अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में बात करते हैं अपन कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब ये क्या होते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम? तो देखो आपको एक तरीका बताता हूं याद रखने का कि आप इनको कैसे याद रखोगे। तो इनको याद रखोगे कि उत्सर्जन के कारण जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं उसे ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या? उत्सर्जन के कारण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हमें उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और अवशोषण के कारण जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है उसे अपन अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये बात तो सर हमें पता चली कि आपने बोला कि उत्सर्जन के कारण होता है तो वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और अवशोषण के कारण होता है तो वो अवशोषण स्पेक्ट्रम। लेकिन ये प्राप्त होते कैसे हैं हमें तो वो बताइए। तो देखना बेटा, ध्यान दो इधर कि जब भी देखो पहले अपन बात करते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, ठीक है? तो इसमें देखो जब अपन किसी पदार्थ को, क्या बोल रहा हूं, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो ये क्या किया अपन ने? इसको गर्म। तो क्या बोल रहा हूं कि जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका उत्तेजन होता है, और ये उत्तेजन होता है तो ये क्या होते हैं? अपनी मूल अवस्था से उच्च अवस्था में चला जाते हैं। यानी जो मूल ऊर्जा स्तर होता है इनका उससे उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में ये केवल और केवल 10 की घात -8 सेकंड तक ही रहते हैं। क्या? 10 की घात -8 सेकंड, मतलब बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। तो क्या होता है, ये वापस जब अपनी, क्या बोल रहा हूं, देखो इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये लाइन नहीं है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या कि जब वापस अपनी मूल अवस्था में आते हैं, कहां से? उच्च ऊर्जा स्तर से अपनी मूल अवस्था में आते हैं, तो ये जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है, क्या इनके पास जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है उसको प्रकाश के फोटोन के रूप में उसका उत्सर्जन करते हैं। क्या?
प्रकाश के फोटोन के रूप में इसका उत्सर्जन करते हैं। और प्रकाश के फोटोन के रूप में इसका उत्सर्जन करेंगे तो क्या होगा, जिसके कारण अपन जो प्रकाश था उसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, उन्हीं को अपन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या बोला, देखना वापस देखना, ये पदार्थ है, इसको क्या किया अपन ने, गर्म, इसको गर्म किया तो इसमें क्या निकली, ऊर्जा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, उत्तेजन हुआ, जो उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए, उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए तो जिससे क्या निकले, प्रकाश। मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद क्या हुआ कि वो वहां पे 10⁻⁸ सेकेंड रहते हैं। जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से वापस अपनी मूल अवस्था में आते हैं तो जो उत्सर्जन करते हैं वो प्रकाश के फोटोन के रूप में करते हैं। अब फोटोन क्या होते हैं, तो फोटोन आपके फिजिक्स में भी आता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, है ना, तो उसके रूप में क्या करता है, इसका उत्सर्जन करता है। तो इस प्रकाश को जब अपन प्रिज्म से गुजारते हैं, क्या इस प्रिज्म से गुजारेंगे तो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। यहाँ पे यही स्पेक्ट्रम क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। आई बात समझ। अब आता है सेकंड अपना अवशोषण स्पेक्ट्रम। इस अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि अवशोषण के कारण जो स्पेक्ट्रम होता है वही क्या कहलाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो देखना इसमें क्या होता है कि यहां पे क्या होगा, प्रकाश अवशोषित करेगा, अवशोषण मतलब अवशोषित करेगा, अपने अंदर समाएगा उसको। तो अगर कोई ये प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश स्रोत, ठीक है, तो प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या आता है, सूर्य भगवान अपने, ठीक है, ये प्रकाश देगा अपना किसी पदार्थ को, ठीक है, इस पदार्थ को मतलब इसने क्या दिया, प्रकाश। अब क्या होगा, इसने अपने प्रकाश स्रोत ने अब पदार्थ को क्या दिया, प्रकाश दिया, मतलब कोई पदार्थ था उसने क्या किया, प्रकाश को अवशोषित किया, ठीक है। अब क्या होगा, इस पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें तो उच्च से निम्न में आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, निम्न से जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तब क्या होता है कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका उत्सर्जन करते हैं, यानी कुछ प्रकाश ये ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और जिसको अपन फिर प्रिज्म में गुजारते हैं, और तो हमें क्या होते हैं, ब्लैक व चमकीली, काली और चमकीली पट्टिकाएं प्राप्त होती है। देखो काली, जिसको ऐसे लिख रहा हूं, और चमकीली को इस ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं, ठीक है, काली और चमकीली पट्टिकाएं हमें प्राप्त होती है, इसी को अपन बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो एक बार आप इधर ध्यान दो सभी के सभी, और वापस एक बार 5 सेकंड में रिवाइज कर लो इसको, क्या कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या था कि जब किसी पदार्थ को अपन गर्म करते हैं तो उससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाते हैं, तो वो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में आते हैं, तब क्या करते हैं, प्रकाश की जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है उसको प्रकाश के फोटोन के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जिससे अपन प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, उसी को अपन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो पदार्थ होता है वो प्रकाश स्रोत से प्रकाश को अवशोषित करेगा, जहां से क्या होगा कि जो निम्न ऊर्जा स्तर था, देखो या ऐसे समझ लो आप, इसमें तो क्या होता है, ये तो मानो निम्न ऊर्जा स्तर है और ये है मानो उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब देखो इसमें तो क्या रहा था कि इलेक्ट्रॉन थे वो यहां से यहां पे आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, ये यहां से यहां जाएंगे, ठीक है, यहां से यहां जाएंगे, तो ये क्या होगा, यहां पे प्रकाश का कुछ भाग होगा, वो क्या होगा, मतलब अवशोषित हो रहा है, लेकिन क्या होगा कि बाकी जो एक्स्ट्रा जो इसके पास जो एनर्जी होती है उसका क्या करेगा, उत्सर्जन कर देगा, जिसको अपन प्रिज्म से गुजारेंगे तो हमें काली तथा चमकीली पट्टिकाएं प्राप्त होती है। इन्हीं पट्टिकाओं को अपन अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये था अपना क्या, स्पेक्ट्रम। अब देखो स्पेक्ट्रम आया समझ में कि हमें स्पेक्ट्रम देखा और टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देख लिए, इतनी बात आई समझ। अब इसके आगे अपना जो पॉइंट आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम भी दोगे, है ना, आईआईटी, नीट, है ना, जेई की, तो उसमें भी यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से पूछा जाएगा। आपके 11th की भी जो भी एग्जाम होगी उसके अंदर क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो
हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अपन कैसे समझेंगे, तो इसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका समझना। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि एक विद्युत विसर्जन नलिका होती है। क्या? विद्युत विसर्जन नलिका होती है। तो क्या बोल रहा हूं कि एक विद्युत विसर्जन नलिका में जब H2 गैस की विद्युत प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है, जो ये H2 के अणु है, क्या H2 का जो अणु है वो H परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। H परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। H परमाणुओं में जब विभक्त होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उत्तेजन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, उत्तेजन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन होगा तो क्या होगा, वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे तो उच्च ऊर्जा स्तर में केवल और केवल 10 की घात, अरे कितनी, अरे बोलो 10 की घात -8 सेकंड रहते हैं। फिर क्या होगा, ये वापस अपनी अब मूल अवस्था में आएंगे, जिसके कारण क्या होता है, कुछ विकिरणों का उत्सर्जन होता है और हमें स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है। उसी को अपन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सुनो वापस इस बात को, क्या कि जब विद्युत विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन गैस की विद्युत प्रवाहित की जाती है, या हाइड्रोजन विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर क्या किया जाता है, विद्युत का प्रवाह किया जाता है, तब क्या होता है, H2 का जो अणु होता है वो H परमाणुओं में विभक्त हो जाता है, यानी टूट जाता है। और जो H परमाणु होते हैं उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उनका उत्तेजन होगा। उत्तेजन होगा तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से क्या, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, और उच्च ऊर्जा स्तर में केवल और केवल 10 की घात -8 सेकंड रहते हैं। फिर वापस अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे और क्या करेंगे, विकिरणों का उत्सर्जन करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। ठीक है, उन्हीं स्पेक्ट्रम को अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे की जो पट्टिकाएं हमें प्राप्त होंगी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रूप में कहते हैं अपन उसको, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होंगी। तो अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अब आ रही है आपके सामने, पेश है आपके सामने। अब क्या कि हमें जो स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, पट्टिकाएं बोल रही हैं, वो कैसे, कौन कौन सी पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं वो सुनना, और इनको आपको उसी क्रम में याद रखना है जिस क्रम में मैं लिख रहा हूं। उसके ना तो उसको ऊपर करना ना उसको नीचे करना, जैसे बोला वैसे के वैसे याद रखना। कैसे? जैसे पहले पे आती है लाइमन, क्या आती है, लाइमन, लाइमन श्रेणी, जो श्रेणी जो विकिरण निकलेंगे तो लाइमन श्रेणी। सेकंड आती है अपनी बामर, क्या आती है, बामर श्रेणी, लाइमन बामर। थर्ड आती है अपनी पासचन, तो क्या हो गई, लाइमन बामर पासचन। फोर्थ आती है अपनी ब्रैकेट, फिफ्थ आती है अपनी फुंड, और लास्ट और 6 नंबर होती है वो होती है हम्फ्री, हम्फ्री। अब देखो बच्चों, इस बात को आपको इसी क्रम में याद रखना है। यही क्रम आपके साथ आपको याद होना चाहिए। जब भी आपको कोई पूछे तो आपको ये क्रम सीधा सीधा याद होना चाहिए। क्या, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फुंड हम्फ्री, क्या, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फुंड हम्फ्री। अब ये अगर आपको याद हो गया तो अब जो बात बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। देखो लाइमन 1 नंबर पे आ रहा है, लाइमन 1 नंबर पे आ रहा है, तो N1 का मान इसमें 1 होगा, N1 का मान 1 होगा, N2 का मान 2 3 4 5 लेते जाओ, 6 7 लेते जाओ। ठीक है, तो ये याद रखोगे क्या कि लाइमन 1 नंबर पे आ रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला क्रम में याद रखना। क्या, लाइमन 1 पे आ रहा है तो N1। अब
का मान 1 हो गया, लेकिन n2 का मान 1 तो नहीं होगा, एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 6 7। अब बामर 2 नंबर पे आ रहा है तो n2 का मान तो हो गया, सॉरी n1 का मान तो हो गया 2 और n2 का मान हो गया 3 4 5 6 7, लेते जाओ। इसी प्रकार पांचचन श्रेणी है उसमें ये 3 नंबर पे आता है तो n1 का मान तो हो गया 3 और n2 का मान हो गया 4 5 6 7। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रैकेट श्रेणी है उसमें n1 का मान हो गया 4 क्योंकि ये 4 नंबर पे आती है और n2 का मान हो गया 5 6 7। ठीक है, आप कितने भी ले सकते हो। इसी प्रकार से फुंड श्रेणी है तो इसमें n1 का मान हो गया 5 क्योंकि ये 5 नंबर पे है और n2 का मान हो गया 6 7। अब आती है लास्ट अपनी हम्प्री, तो इसमें n1 का मान हो गया 6 और n2 का मान हो गया 7। ये पॉइंट आपको भी पता होने चाहिए क्योंकि ये पॉइंट हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे। क्या आएंगे? बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। कैसे आएंगे वो अपन देखेंगे। तो ये पॉइंट याद हुए कि लाइमन, पहले पे लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, हम्प्री, जिसमें लाइमन के n1 का मान 1, n बामर में n1 का मान 2, पासन में n1 का मान 3, ब्रैकेट में n1 का मान 4, फुंड में n1 का मान 5 और हम्प्री में n1 का मान 6। तो n2 का मान तो आप बता ही दोगे कि 1 है तो इसमें आगे वाले 2 3 4 5, इसमें 2 है तो 3 4 5, इस प्रकार से अपन याद रखेंगे। अब देखो आपको कई बार एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है कि जो लाइमन श्रेणी है वो स्पेक्ट्रम में कौन से क्षेत्र में आती है। तो ये जो लाइमन होती है ये आती है पेरा बैंगनी क्षेत्र में। क्या? पेरा बैंगनी क्षेत्र में आती है या पेरा बैंगनी श्रेणी जो होता है ना, पेरा बैंगनी क्षेत्र, उसके अंदर आती है। बामर होता है वो बामर श्रेणी आती है दृश्य क्षेत्र में। किसमें? दृश्य क्षेत्र में। दृश्य क्षेत्र में, ठीक है, मतलब विजुअल एरिया होता है उसके अंदर आती है। ये आती है अल्ट्रावायलेट एरिया में। अब आता है पाश्चन। अब देखो पाश्चन के और पाश्चन, क्या? पाश्चन और पाश्चन के नीचे जितनी भी जो श्रेणियां हैं वो अवरक्त क्षेत्र में आती है। किस में आती है? अवरक्त क्षेत्र में। लेकिन जो ये हम्प्री होती है इसको आपको कई बुक में तो अवरक्त क्षेत्र मिल जाता है और कई बुक में आपको मिल जाता है दूर अवरक्त क्षेत्र। क्या? अवरक्त क्षेत्र या दूर अवरक्त क्षेत्र, लेकिन ज्यादातर बुक में आपको अवरक्त क्षेत्र ही मिलेगा। तो अब आपको क्या याद रखा, आपने ये क्वेश्चन पूछ लेता कई बार कि बामर श्रेणी होती है वो कौन से क्षेत्र में आती है। आपको ऑप्शन दे देगा अवरक्त, पेरा बैंगनी, दृश्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए ये दृश्य क्षेत्र में आती है। तो इस प्रकार से आपको यह ये समझ में आने के बाद अब आपको अपन चलते हैं कि इनको क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे अपन। क्या? इनका क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखो इनके स्पेक्ट्रम अगर आपको दर्शाने हैं बेटा तो इनके स्पेक्ट्रम दर्शाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 7 लाइनें ऐसे बना दो, 5 6 7 बना दी। अब देखो इसमें देखो n1 का मान 1, n1 का मान 2, n का मान 3, n का मान 4, n का मान 5, n का मान 6, n का मान 7। ठीक है, अब देखो यहां से अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां भी, यहां से भी यहां आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं। तो जब n1 का मान 1 है तो इस श्रेणी को अपन बोलते हैं लाइमन। क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी। ठीक है, और n2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी प्रकार से अपन लिखें अगर इस n इक्वल टू 2 में आए तो यहां से देखो ये ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है और ये ऐसे
आ सकता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बामर श्रेणी। क्या बोल सकते हैं? बामर, जिसमें अपन ने देखा n1 का मान होता है वो 2 और n2 का मान 3 4 5 है। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं कि ये पैराबैंगनी क्षेत्र में आती है और ये दृश्य क्षेत्र में आती है। ये अपन ने अभी देखा है। अगर अपन नेक्स्ट देखें कि अपने पास अगर ये यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पाश्चन श्रेणी, जिसका अपने को पता है n1 का मान भी n2 का मान भी। अब नेक्स्ट में क्या होगा? अगर मानो ये यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां और यहां से यहां, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रैकेट श्रेणी। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट श्रेणी, जिसके अपने को n1 और n2 का मान भी पता है। इसी प्रकार से अगर अपन नेक्स्ट करें कि अगर ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो इसको क्या बोलते हैं? फुंड श्रेणी। क्या? फुंड श्रेणी। n1 का मान भी पता है, n2 का मान भी पता है, इसका क्षेत्र भी पता है, कौन सा? अवरक्त क्षेत्र होता है। अब अपन बात करें हम्फ्री की, तो यहां से यहां क्या होती है? ये हम्फ्री। तो ये था इसका क्या? स्पेक्ट्रम। अब देखो बच्चों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि सर हाइड्रोजन बोला है आपने, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिख रहे हैं। किसका? इस हाइड्रोजन का। किसका लिख रहे हैं? इस हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, फिर ये इतनी इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन कहां से कर दिया? कहां से ये श्रेणियां आ गई इतनी? कहां से ये लाइन दिखा दिया आपने? आपने तो सर गलत बता दिया हमें। अरे नहीं बालको, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि H2 का अणु टूटता है और क्या करते हैं? उसके परमाणुओं में टूटता है और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो अपन क्या करते हैं यहां पे? अपन यहां पे एक समूह लेते हैं, पूरा H2O का मतलब H2 होता है उसका क्या लेते हैं? समूह लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। उन्हीं उत्सर्जन के कारण हमें ये रेखाएं प्राप्त होती है। इसीलिए ये हमें इतनी रेखाएं लिखी है कि एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो नहीं हो सकता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। तो ये था अपना। अब देखो आपके पास, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछने को मिलेगा और क्या नहीं पूछने को मिलेगा। तो देखो अपन देखते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेन अपना रहेगा कि क्वेश्चन क्या क्या आएंगे अपने पास। तो देखो क्वेश्चन देखो क्या, कि जब आपको बोले कि कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन n2 वे उच्च ऊर्जा स्तर से या उच्च कोश से n1 वे निम्न कोश में या निम्न या मूल ऊर्जा स्तर में आ रहा है, स्तर में आता है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताओ। स्पेक्ट्रमी रेखाओं, अरे क्या खाओ? रेखाओं की संख्या बताइए। तो बच्चों सुनो इस बात को कैसे करोगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या? जब भी आपको बोलेगा कि n2वें उच्च ऊर्जा स्तर से nवें निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? देखो n2 क्या है? n2 माइनस n1, क्या? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। किसका फॉर्मूला है ये? ये है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करने का। क्या? स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करने। इस फॉर्मूले को याद करो फटाफट, फटाफट याद करो। अभी बताता हूं ये n1 n2 क्या है, फटाफट याद करो। क्या? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। आ गया समझ? अब देखो क्या किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूछेगा कि कोई एक संक्रमण है वो 7 से 1 में हो रहा है, सॉरी मार्कर, क्या हो रहा है? 7 से 1 में हो रहा है संक्रमण। तो देखो इधर ध्यान दो कि कोई संक्रमण है वो 7 से 1 में हो रहा है, तो इसमें स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताओ, यानी सातवें कोष से पहले में हो रहा है, यानी सातवें ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में हो रहा है। तो इसमें कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताओ। तो देखो इसमें N1 और N2 कैसे पहचानोगे। तो देखो उच्च ऊर्जा स्तर वाला कौन सा था, N2, तो N2 का मान क्या होगा 7, N1 का मान कितना होगा 1। तो इस फॉर्मूले में रखो 7 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, तो कितना आ गया 6 इंटू 7/2, कितना हो गया ये 21, कितना आ गया 21। आया समझ में कैसे किया। तो बच्चों देखो सीधा सिंपल सा है, N2 का मान पता चला हमें कि N2 देखो उच्च ऊर्जा स्तर मतलब ज्यादा से कम में आ रहा है, तो उच्च वाला तो यही हुआ, निम्न वाला ये है हुआ, तो N2 तो है उच्च, N1 है निम्न, तो ये वाला होगा। देखो एक और एग्जांपल करवाता हूं, चलो एक और एग्जांपल, देखो 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 ध्यान दो, 6 से 2 में आ रहा है, क्या आ रहा है 6 से 2 में, खुद करो एक बार, खुद करो खुद करो खुद करो। N2 का मान क्या है 6, N1 का मान कितना है 2, तो कैसे सोल्व करोगे 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 प्लस 1/2, कितना हो गया 4 इंटू 5/2, कितना हो गया 10। आ गया, अरे आ गया। तो इस प्रकार से अगर आपको मैं एक और क्वेश्चन दूं, आपको ये वाला बोलूं कि आ रहा है, वो आ रहा है 5 से 1 में आ रहा है, क्या आ रहा है 5 से 1 में आ रहा है, तो क्या करोगे 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 1/2, कितना हो गया 4, 4 इंटू 4/2 बराबर कितना हो गया 8, यानी 16/2, कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछेगा, किस प्रकार से पूछेगा कि आपको बोलेगा इस ऊर्जा स्तर से मतलब उच्च ऊर्जा स्तर, इस ऊर्जा स्तर से मतलब उच्च ऊर्जा स्तर का है, तो इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में आ रहा है, देखो ये वाला है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताओ। तो आप बता दोगे कि इस प्रकार से N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1/2, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या कि अगर आपको एक और क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, क्या आ जाए कि जब N2A यानी N2A मतलब उच्च ऊर्जा स्तर वाला, N2A उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, तो प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताइए। क्या बोलो, प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताइए। अब तो सर ये तो घुमा दिया आपने क्वेश्चन, तो बेटा घुमा नहीं है क्वेश्चन, घुमा क्यों नहीं है सुनना इस बात को। N2 में मतलब उच्च वाला है और प्रथम वाला है, तो अपन ने श्रेणी कौन कौन सी पढ़ी थी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्प्री पढ़ी थी। इनमें देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, लाइमन के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाएं, अरे क्या खाएं रेखाएं, ठीक है। तो ये सभी के लिए ये कैसे निकालेंगे, अब देखो इस बात को सुनो, पहले इस बात को सुनो, क्या कि सर ये कैसे निकालेंगे हम। तो इसको देखो निकालने का तरीका होता है कि जब हमें बोल रहा है कि N2A उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो N2 माइनस N1 कर दो, क्या कर दो N2 माइनस N1, तो N2 माइनस N1 करोगे तो क्या आएगा कि देखो यहां पे लाइमन के लिए N1 का मान कितना होता है 1, तभी बोला था याद रखना आपको, लाइमन के लिए N1 का मान 1, तो N2 माइनस 1। बामर के लिए N1 का मान, देखो हमें N2 का मान नहीं पता, अरे N2 का मान हमें नहीं पता कौन से ऊर्जा स्तर से आ रहा है, 7वें से आ रहा है, दूसरे से आ रहा है, छठे से आ रहा है, 9वें से आ रहा है, 11वें से आ रहा है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें N1 का तो पता है। अरे N1 का तो पता है
N1 का कैसे पता है? लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए क्या होता है 4, और फूड के लिए 5 और हम्प्री के लिए 6। तो यहां पे देखो N2 बामर के लिए करें तो N2 माइनस N2, पास्टन के लिए करें तो N2 माइनस 3, ब्रैकेट के लिए करें तो N2 माइनस 4, फूड के लिए करें तो N2 माइनस 5 और हम्प्री के लिए N2 माइनस 6। ये बात आगे समझ, ये आई समझ में? ठीक है। अब ये समझ में आ गई तो देखो इस चीज के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं, यहीं पे देखो, देखना क्या कि संक्रमण अगर 7 से पहले में हो रहा है, 7 से 1 में हो रहा है, तो प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताइए। क्वेश्चन है आपके पास, खुद से करो, लिखो इसको साथ में। क्या? अगर संक्रमण 7 से 1 में हो रहा है तो प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताइए। तो बताओ, देखो क्या N2 का मान दे दिया अब हमें कितना 7, N1 का मान मतलब सभी के प्रथम वाले में हो रहा है, तो देखो यहां पे N2 का मान हमें दे दिया 7, यहीं पे करता हूं, देखो ध्यान से, N2 का मान दे दिया सभी में 7, ठीक है। अब हमें N2 का मान तो 7 दे दिया, लेकिन सभी के लिए N1 का मान पता है हमें। क्या? लाइनमैन के लिए 1 होता है, तो टोटल यानी कुल स्पेक्ट्रमी रेखा कितनी हुई लाइनमैन के लिए 6, कितनी हो गई 6। बामर, तो बामर के लिए N2 का मान पता है 7 और N1 का मान होता है 2, तो टोटल कितनी होगी 5। इसी प्रकार से पास्टन के लिए N2 का मान हो गया 7 और N1 का मान हो गया 3, तो कितनी होगी 4। ब्रैकेट के लिए 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से किया, आ गया समझ कि हमें N2 का मान तो पता है और N1 का मान भी हमें पता है। N2 का मान कैसे पता है? कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, अरे 7 से आ रहा है, किससे आ रहा है 7 से पहले में आ रहा है, तो पहले में आ रहा है, तो देखो यहां पे लाइमन के लिए N1 का मान कितना 1, N2 का मान, इसके लिए N1 का मान 1। तो देखो कैसे हुआ ये, पहले से देखो ये 7 लाइन ऐसे हैं, कुछ यहां पे लिखता हूं, देखो इधर ध्यान दो, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पे n इज इक्वल टू 1 लिखा था और यहां पे n इज इक्वल टू 7 लिखा था, यहां से यहां पे आ रहा है, यहां से यहां पे आ रहा है, तो ये लाइमन में भी आएगा, बामर में भी, पास्टन में भी, ब्रैकेट में भी, फुंड में भी, हम्प्री में। मतलब इसमें N1 का मान 2, इसमें N1 का मान 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो इस प्रकार से अपन टोटल निकाल सकते हैं। अब आपको बोले कि इन सभी श्रेणियों की कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताओ, तो इनको जोड़ दो। क्या? 6 5 11 11 15 15 3 18 2 20 और 21, तो टोटल कितनी हो गई 21 स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें प्राप्त होंगी। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आ गया इतना समझ में? अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वो क्या होगा कि सर 2-3 क्वेश्चन तो आपने बता दिए, अब हमें जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होगा, वो आपको पूछा जाएगा तरंग दैर्ध्य का। क्या? तरंग दैर्ध्य। अब ये तरंग दैर्ध्य कैसे निकालते हैं, वो तरंग दैर्ध्य निकालने का जो क्वेश्चन होगा वो देखना। या तो आपका पूछेगा कि तरंग दैर्ध्य निकालो, क्या निकालो? तरंग दैर्ध्य। या आपको पूछेगा कि तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालो, या तो पूछेगा तरंग दैर्ध्य, या पूछेगा तरंग दैर्ध्य का अनुपात। तो देखो कैसे करोगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या? एक फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में क्या है वो अभी आप बस एक बार उसको देखो, आपको N1 का मान भी बताऊंगा, N2 का मान भी बताऊंगा, बस आप उसको एक बार देखो। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है N2 का स्क्वायर इंटू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन R।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, n2 का स्क्वायर इंटू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहां पे n1 तो आप सभी को पता है कि लाइमन के लिए कितना होता है, लाइमन के लिए कितना होता है, बायमर के लिए कितना होता है, पास्टन के लिए कितना होता है, ब्रैकेट के लिए कितना होता है, फुंड के लिए कितना होता है, हम्प्री के लिए कितना होता है, ये आपको सबको पता है n1 का। अब आप बोलेंगे सर हाँ n1 का पता है, n2 का बताइए हमें, तो n2 कैसे निकालेंगे यहां पर। तो n2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, n1 क्या करना है, n1 प्लस रेखा, अरे प्लस क्या करना है, रेखा संख्या। अब सर ये रेखा संख्या क्या आ गई, ये बताओ हमें, तो क्या आ गई ये रेखा संख्या। क्या बोल रहा हूं मैं, n2 का मान जब निकालना है तब क्या करोगे, n1 प्लस रेखा संख्या क्या है। तो अब देखो इसको कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में एक चीज क्वेश्चन देगा, क्या देगा, क्वेश्चन देगा, वो क्या देगा कि बामर की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा हूं, बामर की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आएगा आपके पास कि बामर की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। तो इसमें n1 का मान आप क्या निकालोगे, n1 का मान तो हो जाएगा, आप देखो बामर, तो बामर का n1 का मान क्या होगा, इधर लिख रहा हूं, n1 का मान क्या होगा, लाइमन बामर कितना 2। याद होना चाहना चाहिए बेटा आप तो, अब तो सबके ऐसे दिमाग में हो जाना चाहिए कि लाइमन के लिए कितना होता है, बामर के लिए कितना होता है। तो लाइमन के लिए n1 का मान हो गया। तो अब आपको बोल रहा है कि प्रथम रेखा, तो आपको n2 का मान निकालना है। तो n2 के लिए मैंने क्या बोला था, n1 प्लस रेखा संख्या। n1 कितना है 2, n1 कितना है 2, और प्रथम रेखा संख्या, तो यहां पे क्या रेखा संख्या मतलब प्रथम रेखा, तो प्रथम रेखा मतलब प्लस 1 कितना हो गया 3। आ गया समझ में। तो n1 का मान भी पता चल गया, n2 का मान भी पता चल गया, और अपन तरंग दैर्ध्य को लेमड़ा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, लेमड़ा से। अब देखो आपको निकालनी है तरंग दैर्ध्य किसकी, बामर की प्रथम रेखा की, जिसके लिए हमें n2 का मान भी पता चल गया और n1 का मान भी पता चल गया। अब इस फॉर्मूले में मान रख दो, क्या लिखो, n2 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r। तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन, सॉरी 9 इंटू 4, यहां पे ऊपर इंटू है ना, 9 इंटू 4 अपॉन 9 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन r। तो कितना हो गया 36 अपॉन 5 r, इसको 1 अपॉन r भी लिख दिया, 36/5 r। ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। कैसे हुआ वो आपको समझ में आ गया कि अपने को n1 का मान, देखो आप इसको सही तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे लिखोगे लेमड़ा, ठीक है, कौन सी है बामर, तो यहां पे लिखोगे बामर, कौन से देखो यहां पे देखिए ऐसे लिखेंगे, कौन से कौन से में आ रहा है, n2 का मान कितना 3, n1 का मान कितना 2। ये होता है इसको लिखने का तरीका कि n2 का मान ऊपर n1 का मान नीचे। आप लिखते हो वैसे भी अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखते हो उसी प्रकार से इसको, कि ये ज्यादा से आ रहा है ये कम पे है, तो ज्यादा से कम पे आ रहा है तो ज्यादा वाले को ऊपर कम वाले को नीचे। तो इस प्रकार से अपन ने किया। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछूं मैं, क्या दूसरा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ये तो तरंग दैर्ध्य का ही आ रहा है, अभी भी आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो तरंग दैर्ध्य का ही आएगा। क्या क्या पाषाण की, क्या बोल रहा हूं लिखो साथ में, पाषाण की द्वितीय रेखा, क्या पाषाण की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, क्या तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो सुनो अब आप इसमें n1 का मान निकालो, n2 का मान निकालो। तो सबसे पहले n1 का मान, तो लाइमन बामर पाषाण, तो कितना, अरे कितना बोलो 3, कितना 3। अब n2 का मान, तो n2 का मान कैसे किया था अपने, n1 प्लस रेखा संख्या,
अरे किया था कि नहीं किया था? तो यहां पे n1 का मान है 3, रेखा संख्या कितनी 2, मतलब द्वितीय रेखा तो 2, टोटल हो गया 5। अब अपने फॉर्मूले में रख दो, सिंपल बात है। कैसे? देखो n2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर, क्या आ जाएगा? 25 इंटू 9 अपॉन 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 9 जो 45, 9 इंटू 5 45 हो गए 5, और 18 और 4 22 अपॉन कितना आ गया? 16, ये आ गया 16 1 अपॉन आर, जिसको अपन 225 अपॉन 16 आर लिख सकते हैं। इतनी बात आ गई समझ में? इसको गुणा करके देखो, इसको लिख दो कि इसको गुणा करके लिखा तो ये मान आ गया। इस प्रकार से अपन ने देखा कि अगर अपने को तरंग दैर्ध्य पूछ ले, क्या पूछ ले? तरंग दैर्ध्य पूछ ले, तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो निकालने का तरीका अपना यही रहेगा। ठीक है, आ गई बात समझ? तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया कि लाइमन के लिए निकाल लिया, पास्टन के। इस प्रकार से आप किसी के भी लिए भी निकाल सकते हो, किसी के भी लिए निकाल सकते हो। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, इसको निकालना और मेरे को बताना। इस क्वेश्चन को निकाल के और आंसर भेजना मेरे को। क्या कि पास्टन की चतुर्थ रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। क्या? पास्टन की चतुर्थ रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ये अपन ने देखा कि अपने अगर अपने को केवल और केवल तरंग दैर्ध्य पूछे तो कैसे निकालते हैं। अब अपन देखते हैं कि तरंग दैर्ध्य का अनुपात पूछ ले तब कैसे क्वेश्चन आएगा अपने पास। तो स्टूडेंट्स, अगर अपने को ऐसे पूछ ले कि अपने को दो रेखाएं दे दे, उनको पूछे कि इसके तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तरंग दैर्ध्य का अनुपात कैसे बताएंगे वो देखते हैं। क्या आपको देखो दो क्वेश्चन आपके पास, क्या बामर की पहली व लाइमन की दूसरी रेखाओं के तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताओ। तो देखो काम वही करना, अपना फॉर्मूला क्या था? n2 का स्क्वायर इंटू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर, यही तो था। क्या? n2 का स्क्वायर इंटू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर, ये था अपना फॉर्मूला। तो इसी में उसी के अनुसार चलना है। क्या? बामर की पहली, तो ये लिखा लेमड़ा बामर। क्या लिखा? लेमड़ा बामर। कौन सी? बामर की पहली। अब देखो बामर के लिए, बामर के लिए क्या? n1 का मान निकालो और n2 का मान निकालो। आप देखो खुद के दिमाग से निकालो। लाइमन बामर, n1 का मान 2, पहली तो n2 का मान 3। देखो कैसे किया। लाइमन बामर, बामर आता है 2 पे तो n1 का मान 2, n2 का मान क्या होता है? n1 प्लस रेखा संख्या, n1 2 रेखा संख्या 1, तो 2 प्लस 1 3। तो मैंने भी यही बोला था 2 और 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 3 और 2। क्यों? n2 देखो ऐसे लिखते हैं n2 और n1, तो n2 का मान कितना? 3 और n1 का मान 2, और अपॉन अनुपात पूछा है मैं तो अपॉन लेमड़ा लाइमन। तो लाइमन के लिए क्या होगा? तो देखो लाइमन, लाइमन के लिए n1 और n2 क्या हो जाएगा? क्या होगा? लाइमन बामर पासन, तो लाइमन पहले पे n1 एक, कौन सी रेखा? दूसरी, तो 1 प्लस 2 बराबर 3 आ गया। तो यहां पे क्या होगा? 3 1, क्या होगा? 3 और 1। इनका हमें निकालना अनुपात। काम वही करना, देखो सीधा करूंगा फटाफट। देखो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर। अब क्या होगा?
9 इंटू 4/9 - 4 इंटू 1/8 अपॉन इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 9 इंटू 1 तो लिखो चाहे मत लिखो 9 अपॉन क्या आ जाएगा 8 मतलब 9 - 1 कितना होगा 8 इंटू 1/। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 36/5 R बट्टे 9/8 इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 36/5 R इंटू ये ऐसे है तो ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8R/9 तो क्या हो जाएगा आंसर R से R कैंसिल 9 चौक 36 तो 32/5 तो अनुपात क्या आ जाएगा 32:5 अपना आंसर क्या आ जाएगा 32:5। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन करना है कि पहले ऐसे लिखेंगे सबको और केस लिखने का तरीका बता दिया मैंने आपको कि n1 निकालो और n2 निकालो। n1 हमें पता होता है n2 क्या करना है n1 प्लस रेखा संख्या। अगर यहाँ पे n1 देखो बामर के लिए n1 2 होता है और उसकी रेखा संख्या का मान कितना 1 दे रखा है तो n2 का मान 3 हो गया। तो इस प्रकार से हमें n1 और n2 का मान निकाल सकते हैं अपन और तो अपना अनुपात आ गया 32:5। अब आपको देखो सेकंड क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि पास्चन की पहली तथा बामर की दूसरी रेखाओं के तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन है क्या कि पास्चन की पहली तथा बामर की दूसरी रेखा का तरंग दैर्ध्य का अनुपात। तो कैसे करेंगे पहले तरंग दैर्ध्य किसकी पास्चन और ये लेमड़ा बामर ठीक है। अब दोनों के लिए अपन निकालते हैं n1 और n2 का मान। तो सबसे पहले निकालते हैं पास्चन के लिए। तो पास्चन के लिए n1 का मान कितना होता है लाइमन बामर पास्चन कितना 3 कितना होता है 3 और उसके लिए n2 का मान कितना होता है 3 प्लस रेखा संख्या कितनी 1 तो क्या होगा 4 जिसको अपन कैसे लिखेंगे ये लिखा 4 और 3। और फिर अपन बात करते हैं बामर की। तो बामर में n1 का मान 2 n2 का मान 2 प्लस 2 कितना 4 तो क्या हो गया 4 और 2 ठीक है। अब निकालते हैं सीधा निकाल रहा हूं देखो सीधा एकदम से अभी अपन ने जो फॉर्मूला देखा उसको सीधा करते हैं 4 चौक 16 4 का स्क्वायर करना है तो 16 इंटू n2 का स्क्वायर करना था तो 4 चौक 16 n2 क्या है यहाँ पे 4 तो 4 चौक 16 इंटू n1 का स्क्वायर n1 कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर कितना 9 ठीक है। फिर अपॉन क्या करना है n2 माइनस n1 तो n2 माइनस n1 मतलब 7 R आ गया 16 माइनस 9 कितना हो गया 7 R यानी 1/8 था उसको सीधा लिख दिया क्या R इसके साथ है ना इसके साथ ही तो आएगा। और अब आगे अगर अपन इसकी करें तो क्या n2 का स्क्वायर 16 इंटू 4 n1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 16 माइनस 4 कितना आ गया 12 जिसको अपन क्या लिखेंगे 16 इंटू 9 अपॉन 7R इंटू 12R अपॉन 16 इंटू 4। तो इसको R से R कैंसिल 16 से 16 कैंसिल 4 तिये 12 तो कितना आ गया 9 कम 9 27:7 क्या 27/7 यानी 27:7। तो इस प्रकार से अपन ने ये सारे क्वेश्चन किए हैं कि आपको सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिले कि किस प्रकार से अपन मतलब टोटल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कैसे निकालते हैं है ना। और उसके बाद अपन ने देखा कि इसकी तरंग दैर्ध्य कैसे निकालते हैं तो तरंग दैर्ध्य का भी देखा कि उसका फॉर्मूला है ना। और फिर अपन ने देखा कि इनका अनुपात कैसे निकालते हैं। तो अपन ने पहला देखा था कि अगर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या पूछे तो उसका क्या फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला था n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 ये था तो अपने सिंपल निकालने का तरीका। और अगर अपने पास सेकंड आ जाए तरंग दैर्ध्य का तो तरंग दैर्ध्य का निकालने का तरीका था n2 का स्क्वायर इंटू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर इंटू 1/r।
तो इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन आपको 11th में आपकी एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, आपको आईआईटी जेई में भी देखने को मिल सकते हैं, नीट के एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें भी आपको बहुत बार देखने को मिल जाते हैं। आप आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, इसके लिए आपको ये टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको समझना बहुत जरूरी था। तो आज के टॉपिक में मैं आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अपन स्पेक्ट्रमी रेखाएं निकालते हैं। कोई भी स्पेक्ट्रम दे दिया, उसकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें पूछे तो अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है।